गुड इवनिंग छात्र साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे जो क्लास 12 ज्योग्राफी है उसकी जो दूसरा अध्याय था विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, उसकी जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं साथियों वो देख रहे थे। तो हमने काल पार्ट बनता साथियों उसमें लगभग 30 क्वेश्चन देख लिए साथियों, कितने 30-28 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज भी हम लगभग 10-15 क्वेश्चन देखेंगे साथियों इस क्लास में। तो शुरू करते हैं क्लास क्लास शुरू करने से पहले आपसे किसी रिक्वेस्ट हो जाती है कि एकदम स्ट्रिक्ट सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आपको जो किसी भी क्लास से वंचित ना रहे साथियों। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। क्या है कि प्रकाश और जो प्रवास होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो वो साथ में प्रवास स्थायी अस्थायी तथा मौसमी हो सकता है। इसके अलावा प्रवास की 4 धाराएं होती हैं। प्रवास अस्थायी प्रवास स्थायी अस्थायी तथा मौसमी हो सकता है। वो प्रवास की 4 धाराएं होती है। गांव से गांव की ओर बहना, प्रवास गांव से भूगर्भ की ओर बहना, नगर से नगर की ओर बहना, नगर से गांव की ओर बहना, ये प्रकाश के प्रकार होते हैं साथी, इनको आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि आप प्रवासी से क्या आशय हैं। जो आप प्रवासी होते हैं उनसे क्या आशय होता है। प्रवासी से जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उससे उससे नए स्थान के संदर्भ में आप प्रवासी कहलाते हैं। यानी कि जो नए स्थान पर जाते हैं और वहां पर ठहरते हैं, वहां पर रुकते हैं, उसको क्या कहते हैं, आप प्रवासी कहते हैं। तीसरा है कि उत्तर प्रवासी किसे कहते हैं। तो प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्तर प्रवासी कहते हैं। यानी कि जो प्रवासी वह होते हैं जो एक स्थान से देश से बाहर चले जाते हैं वह उत्तर प्रवासी कहते हैं। समझ में है ना। प्रवासी किसे कहते हैं। प्रवासी जो प्रवास जैसे ये भारत है, भारत से कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। और फिर अमेरिका अमेरिका से कहाँ चले गए वापिस, चीन चले गए, उसे क्या कहते हैं, उत्तर प्रवासी कहते हैं। वहां से भी प्रवास कर जाना। चौथी सुनाएंगे प्रतिकर्ष कारक क्या है, उदाहरण दीजिए। तो प्रतिकर्ष कारक में भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यावरणीय कारकों को शामिल किया जाता है। जो प्रतिकर्ष कारक होता है उसमें किसके शामिल किया जाता है, उसमें किया जाए भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं जो पर्यावरणीय कारक होते हैं उसको शामिल किया जाता है। जैसे बेरोजगारी, युद्ध, प्रतिकूल जलवायु, इत्तेफाक, सलाकर्ती आदि ये किसमें शामिल हो गए, तो प्रतिकर्ष कारक में शामिल होते हैं सारे। वहां तक कि अपकर्ष कारक क्या कहता है, इसके उदाहरण दीजिए। तो अपकर्ष कारक वे जो किसी देश प्रदेश में अन्य प्रदेशों की जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। क्या है, अपकर्ष कारक वे जो किसी प्रदेश में रहने वाले प्रदेशों की जनसंख्या उसको क्या करें, आकर्षित करती है। जैसे रोजगार के अवसर हो गया, राजनीतिक स्थिरता हो गया, उपजाऊ मृदा हो गया, खनिज संपन्नता हो गई, समतल भूमि हो गई। रोजगार के अवसर जैसे किसी अन्य देश है, यानी कि जैसे शहर है, जैसे जयपुर में, जयपुर से बाहर मुंबई है तो मुंबई में रोजगार के अवसर ज्यादा है तो वहां मतलब आकर्षित कर लेती है। राजनीतिक स्थिरता है तो जयपुर में ज्यादा वो राजनीतिक चलता है तो वो भी चीजें हमको आकर्षित कर लेती हैं। उपजाऊ मृदा, जैसे गांव होते हैं तो गाँव में क्या होती है, उपजाऊ मृदा ज्यादा होती है तो गाँव की जो मृदा होती है उनको आकर्षित कर लेती है। खनिज कर लेता है और समतल भूमि कर लेता है, शिक्षा कर लेती है। इस प्रकार की जो भी चीजें होती हैं उनको आकर्षित कर लेती है साथियों। छठा क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। कैसा, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक घटता हुआ सहसंबंध पाया जाता है। छत्तीसवां है कि वर्तमान में किस महाद्वीप की जनसंख्या लगभग स्थिर हो चुकी है। कहें वर्तमान में किस महाद्वीप की जनसंख्या लगभग स्थिर हो चुकी है। तो वर्तमान में यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या लगभग स्थिर हो चुकी है। यूरोप महाद्वीप है वहां पर लगभग जनसंख्या इसका स्थिर होना यानी कि जनसंख्या रुक चुकी है, यानी कि आगे नहीं बढ़ रही है। 38वां है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, सभी को पता है 1.64% भारत की वार्षिक जन्म दर है साथी। क्लियर, वृद्धि में है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या विश्व विश्व वृद्धि विश्व के विकासशील राष्ट्रों में ही क्यों रहे। दोबारा सुनो प्रश्न को, विश्व की अधिकांश जनसंख्या वृद्धि विश्व के विकासशील राष्ट्रों में ही क्यों पाई जाती है या फिर रहती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या वृद्धि विश्व के विकासशील राष्ट्रों में इसलिए रहती है क्योंकि इनमें मृत्यु दर जितनी तेजी से घटती है उतनी तेजी से दरें नहीं घट पा रही है। यानी कि विश्व राष्ट्रों में इसलिए क्योंकि वहां पर मृत्यु दर अधिक चलती है, यानी कि मृत्यु दर में वृद्धि चलती है लेकिन जन्म दरें अधिक नहीं घट पा रही है, जिसका परिणाम जनसंख्या विस्फोट के रूप में सामने आ रहा है। किसमें, जनसंख्या विस्फोट में। 40वां क्वेश्चन, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था के 2 प्रमुख महत्वपूर्ण लक्षण बताए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, इस पे आपको याद करना है। क्या है कि प्रथम अवस्था की 2 प्रमुख, तो इसमें हो जाएगा आपकी उच्च प्रजननशीलता यानी कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर हो जाएगा साथ ही। इन 2 चीजों को आपको याद रखना है। 41वां आएंगे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था के कोई 3 महत्वपूर्ण लक्षण। द्वितीय यानी कि मृत्यु दर, तो इसमें अधिक जन्म दर,
और मृत्यु दर राष्ट्रों का विकासशील किस्म आता है, उच्च मृत्यु दर में शामिल होता है इसे। 42वां प्रश्न है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था के कोई दो महत्वपूर्ण लक्षण बताए। तीसरा कहां से आ गया भाई इसमें, देखते हैं। सिद्धांत है कौन सा, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के तृतीय अवस्था के, तो इसमें न्यून जन्म दर और न्यून मृत्यु दर क्लियर होगा। अभी आगे आता है 43वां की जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन की भूमिका अध्ययन कीजिए। तो देखो, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की जन्मदिन को रोकना। क्या है परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य, क्या है? एक तो बच्चे हो उनके जन्मदिन को रोकना, दो बच्चों के जन्म से पर्याय अंतर रखना, यानी कि हर व्यक्ति के कितने बच्चे होंगे, एक दो बच्चे होने चाहिए। ज्यादा वे यदि किसी व्यक्ति के तीन बच्चे हैं तो नौकर नहीं लगता है, लेकिन अब का जो नया का कानून है वो भी कहता है कि तीन बच्चे हैं, अरे तीन बच्चे रखता है कोई व्यक्ति तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि चार पांच होंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई, यानी कि शिक्षा नहीं मिले, यानी कि शिक्षा में कोई छूट नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं लग सकता। लेकिन अब तीन बढ़ा दिया गया है कि दो पर पाबंदी, लेकिन तीन पर पाबंदी हो चुकी है अभी, लेकिन नोटिस नहीं आया तीन का, अभी तक शुरू हो रहा है यहाँ। गर्भ निरोधक की क्या है, गर्भ निरोधक सभी जानते हो कि सूक्ष्म उपलब्धता तथा छोटे परिवारों के लिए जन जागरूकता उत्पन्न करना परिवार नियोजन के कुछ ऐसे उपाय हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भारत है इसमें जन्म दर क्या है, जन्म दर नियंत्रण को कम नहीं कर रहे हैं लोग, बाहर नियंत्रण नहीं कर रहे। जैसे चीन है तो वहां पर अब तो बस हर व्यक्ति एक बच्चा या बच्ची होनी चाहिए, उस पर पाबंदी, वहां पर सीधे जेल में डालते हैं, दो तीन बच्चे हो जाते हैं। 44वां प्रश्न है कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत क्या है। तो माल्थस का मानना था कि खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि अधिक तेजी से होती है। किसकी खाद्य आपूर्ति की जनसंख्या वृद्धि किसी तेजी से होती है। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि में अकाल, महामारी तथा युद्ध द्वारा कमी होती है तथा इनसे जनसंख्या के आकार में तेजी से गिरावट भी आती है। क्लियर हुआ। आगे था लघु लघु उत्तरीय प्रश्न सीरीज बन देख रहे हैं। प्रश्न पहला है कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से विपरीत कथन को स्पष्ट कीजिए। तो विश्व की जनसंख्या असमान रूप से विपरीत है। विश्व की जो भी संख्या विपरीत यानी कि फैली हुई है, असमान रूप से फैली हुई है। ऐसा है कि जनसंख्या के संदर्भ में जो जॉर्ज बी करेसी का कथन यह है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग एवं कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ओके, विश्व की जनसंख्या का 90% भाग इसके 10% स्थल पर निवास करता है। विश्व के 10 से सर्वाधिक आबाद क्षेत्रों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करते हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद क्षेत्र रहते हैं जिसमें कितने 60% जनसंख्या निवास करते हैं। क्लियर हुआ। अगला दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे किस प्रकार मापा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात होता है। ये सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति के रूप में मापा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्ति की जनसंख्या क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और यह लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात होता है। उसको कैसे मापा जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं उसी के आधार पर इसको मापा जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई दो भौगोलिक कारकों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले है जल की उपलब्धता। तो जल की उपलब्धता मानवीय जीवन के विविध कार्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। जल विविध उपलब्धता यानी कि जल की उपलब्धता इतनी महत्ता हो चुकी है कि प्रत्येक व्यक्ति को जल मिलना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है जल को। यही कारण है कि विश्व की नदी घाटियां जहां जल की पर्याप्त उपलब्धता मिलती है विश्व के सर्वाधिक सघन का नहीं बसे। कहने का तात्पर्य है कि जहां पर सबसे ज्यादा जल पाया जाता है वहां पर सबसे ज्यादा लोग बसे हुए हैं घने क्षेत्र में। घने क्षेत्र का मतलब है कि जहां पर विज्ञान के जिस क्षेत्र में ज्यादा जल की उपलब्धता है उसी क्षेत्र में ज्यादा लोग बसे हुए हैं। दूसरा मतलब भू आकृति। तो विश्व के समतल मैदानी भाग सामान्यतः सघन बचे हुए हैं। जैसे भाग सामान्य समतल मैदान है उस पर लोग ज्यादा बचे हुए हैं क्योंकि ये कृषि से फसलों के उत्पाद, सड़क निर्माण, उद्योग स्थापना के अनुकूल दर्शाए रखते हैं। जबकि पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र की दृष्टि से अधिक उपजाऊ नहीं रखते हैं। यानी कि रहने के लिए एक तो अच्छी जगह मिल जाती है समतल जगह पर, और समतल जगह पर एक तो कृषि भी अच्छी तरीके से की जाती है। इसलिए भू आकृति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथी। आगे चौथा क्वेश्चन आता है फिर हमारे पास कि विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आता है आर्थिक कारक। तो खनिज, आर्थिक कारक में सबसे पहले क्या आता है, खनिज आता है।
तो खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र खनन कार्य के साथ साथ अनेक उद्योगों को भी अपने और आकर्षित करते हैं। क्या है? खनन कार्य के साथ साथ अनेक उद्योगों को अपने आकर्षित करते हैं। कौन? खनिज क्षेत्र, खनिज संसाधन, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक जमाव देखने को मिलता है। क्लियर? दूसरा है कि नगरीकरण। तो नगरीकरण कहीं अच्छी नागरिक सुविधाएं, रोजगार के अधिक साधन तथा नगरीय जीवन के आकर्षण में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में आकर बस जाती है। नगरीय क्षेत्र यानी कि नगर क्षेत्र में यदि अच्छी सुविधा मिलती है, शिक्षक मिल जाती है, पानी की नहीं मिलती है, लेकिन अब जो रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, इसीलिए लोग गाँवों से पलायन करके शहरों में जाते हैं, नगरों में बसने लग जाते हैं। औद्योगिकरण, औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी जनसंख्या में रोजगार के अवसर सुसर्जित हो जाते हैं, जिसके कारण से सतत सघन घनत्व वाले क्षेत्र हो जाते हैं। यानी कि जो नगर होते हैं उसमें रोजगार के अवसर अच्छे मिल जाते हैं, शिक्षा अच्छी मिल जाती है, इस प्रकार की चीजें होती है जो व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है वो शहरों में मिल जाती है। इस कारण से वे शहरों में आकर निवास करने लग जाते हैं, इसलिए शहरों में ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है। आगे ना कृषि। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में संपन्न होने वाला कृषि का सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वरूप जनसंख्या के वितरण में महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। यानी कि कृषि भौगोलिक क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कृषि नहीं की जाए तो व्यक्ति क्या खाए, अन्न कहाँ से मिले, इस प्रकार से। लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या क्या खाकर जिंदा रह सकते हैं लोग, कीड़े मकोड़े खाते हैं चीन के लोग। पांचवा क्वेश्चन है कि जल की उपलब्धता किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। अथवा में बताया गया कि जल पूर्ति किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। एक ही क्वेश्चन है लेकिन डबल बार घूम कर आया, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आएगा। ओके, उत्तर में बताया गया कि जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है? जल जीवन का एक सर्वाधिक कारक है। व्यक्ति उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल एक बहुउपयोगी तत्व है। जल का उपयोग पीने, नहाने एवं भोजन के साथ साथ फसलों, उद्योगों एवं नौ संचालन में किया जाता है। नौ संचालन का मतलब होता है कि जो भी नौ संचालन जो भी चीजें होती है चलाने की वाली, उसमें यानी कि जैसे गाड़ियां होती है उसमें नहीं, लेकिन न जैसे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं इसमें पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, पानी पिलाते हैं लोग। ये कारण है कि नदी, घाटियां, जल की उपलब्धता, ये कारण विश्व के सबसे अधिक सघन बसे हुए क्षेत्र है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं, नील घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास के नदियों के किनारे ही हुआ था। क्लियर? छठा क्वेश्चन है कि भू आकृति किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो भू आकृति जनसंख्या के वितरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। लोग समतल मैदानों एवं मंद ढलानों पर बसना पसंद करते हैं। ऐसे क्षेत्र फसलों, उत्पादों, सड़क निर्माण एवं उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र तंत्र के विकास में अवरोधित होते हैं, इसलिए प्रारंभ में यह क्षेत्र कृषिगत औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। मतलब इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। कौन सी वाले क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? भू आकृति जनसंख्या, वो यहाँ पर जो समतल मैदान ढाले जो चीजें होती है वहां पर कम लोग निवास करते हैं। उदाहरण के गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग न्यून जनसंख्या वाले। गंगा के मैदानों के पास इसलिए सघन करने हुए बसे लोग क्योंकि गंगा के मैदानों के चारों ओर कभी पानी खत्म नहीं होता है। ओके, मछली पकड़ लेते हैं, खाने के लिए मछली पकड़ लेते हैं, पीने के लिए पानी ले लेते हैं, घर बसे होते हैं। यदि बाढ़ आ जाए वगैरह, मतलब की पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है गंगा के अंदर, तो वहां से अपने जो तरपाल वगैरह से घर बनाते हैं उसको हटा लेते हैं। इस प्रकार की चीजें वहां पर। और हिमालय का पर्वत भाग, क्योंकि हिमालय में हमेशा पर्वत भी चलता रहता है पर बर्फ गिरती रहती है, इसलिए वहां पर न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र में लोग बचे हुए, बिल्कुल कम मात्रा में लोग बचे हुए हैं। सातवें क्वेश्चन में बताया गया कि क्या क्या बताया गया है, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। तो उत्तर में बताया गया कि लोग अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, यानी अच्छी प्रकार की जलवायु वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर तथा ठंडे इलाकों की विषय में जलवायु मानव के बसने के लिए असुविधा, यानी कि जैसे हिमालय पर्वत है तो उस पर लोग नहीं बसते हैं। क्यों नहीं बसते? क्योंकि वहां पर बर्फ ज्यादा कहते हैं, ऊंचाई ज्यादा, इसलिए बर्फ ज्यादा, ठंडा हवा ज्यादा, ठंडी ठंडी हवा ज्यादा चलती है। लोगों को बीमार होना है कि वहां पर जाकर वो जान के बस करना, इसलिए नहीं रहते। अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होने के वाले क्षेत्रों में लोग अधिक बसना पसंद करते हैं, यानी कि मौसम परिवर्तन जैसे हम रहे तो हमारी बहुत अच्छी जगह है, हम बहुत अच्छी है। सर्दी के दिन में सर्दी दिया जाता है, गर्मी के दिन में गर्मी मिल जाती है, और बारिश के दिन में बारिश मिल जाती है। इस प्रकार से तीन चार हमारी ऋतुएं होती हैं जो अच्छे हमारे लिए है। प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है, यही कारण है कि भूमध्य सागर के लिए अनुकूल जले हैं। क्लियर? अब अगला 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन में है कि नगरीकरण जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो नगरीकरण के कारण बड़े बड़े नगरों का विकास होता है तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर, शैक्षणिक यानी कि शिक्षा से संबंधित सुविधाएं
परिवहन एवं संचार के बेहतर साधन उपलब्ध होते हैं किसमें, नगरों में। अच्छी नागरिक सुविधाएं मिल जाती है, नगरीय जीवन का आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचता रहता है। फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र की ओर आकर्षित अनेक प्रवास कर रहे हैं। मिल के जो गाँव के लोग ये कहते हैं कि हम तो शहर में जाएंगे, हमने प्लाट खरीदा 2 लाख का। अरे भाई 2 लाख का क्या, 3 लाख का खरीद लिया, 4 लाख का खरीद लिया, पैसे का चाहिए, किस्त तो भी ले लिए तो जमा करा देंगे। इस प्रकार से लोग करते रहते हैं। विश्व के विशाल नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। तो लगभग साथ ही में आपको लगभग कितने क्वेश्चन बता दीजिए, 13 तो 15 20 पे लगभग आपको मैं भी 18 17 क्वेश्चन बता दिया हूँ साथ ही। क्लियर, तो कभी बताया था 21 32 क्वेश्चन तो साथ ही सभी से निवेदन अच्छे प्रकार से पढ़ाई गए, अच्छे नंबर लाए। पहला दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अध्याय तीसरा का अध्याय कलम में देख लेंगे साथ ही। जय हिंद जय भारत।